हेलो एवरीवन। आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को फास्टली रिवाइज करेंगे ताकि वो आपके बोर्ड्स में और जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्प करे, जैसे कि सीयूईटी एंड ऑल। सो व्हाट इज सेल साइकिल एंड सो व्हाट इज सेल साइकिल? मैंने इससे पहले सेल बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं इसके बाद में। सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या होता है? इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच हैपन अ सेल ग्रो, रेप्लिकेट इट डीएनए एंड डिवाइड इट टू फॉर्म टू डॉटर सेल। इसके अंदर एक सेल जो है वो क्या करती है? रेप्लिकेट करती है, खुद को पहले ग्रो करती है, उसके बाद में अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है और अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। इसके अंदर दो मेन पार्ट्स आते हैं। पहला आता है इंटरफेस, दूसरा आता है एमफेज। इंटरफेस के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि G1, S और G2। अब आगे इसको अपने और ज़्यादा प्रॉपरली या फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको आगे। सबसे पहले सेल साइकिल जो है वो करता क्या है? ये इंश्योर करता है प्रॉपर ग्रोथ को, रिपेयर को और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, कि लाइफ आगे से आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर सेल साइकिल प्रॉपरली नहीं होगा तो आगे से आगे जनरेशन भी नहीं बन पाएगी। आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर साइकिल हमें शो किया हुआ है कि पहले सेल की ग्रोथ होती है G1 फेज में, उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन होता है S फेज में, और जब अगर अपने देख सकते हैं G2 फेज में उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है माइटोसिस के लिए। और मेन जो अपने कह सकते हैं डिवीजन जो होता है वो मियोसिस में होता है। 90% जो प्रोसेस है वो इंटरफेस ही होता है। मोस्टली सबसे बड़ी प्रोसेस जो होती है, सेल को टाइम लगता है डिवीजन से ज़्यादा वो प्रिपेयर करने में खुद की सेल को डिवीजन के लिए। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन तो ठीक है, पर ये सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, कि क्यों सेल डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली चीज ग्रोथ, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि ग्रोथ के लिए अपने देख सकते हैं कि अगर अपने देखें जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी तब तक और नई सेल नहीं बनेगी। तो सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे से आगे ग्रोथ होती रहे। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल डिवाइड होगी तभी तो वो मल्टीपल सेल बना पाएगी। इसके अलावा अगर अपने देखें तो रिपेयर, अब कोई सेल है उसका एक लाइफ टाइम होता है, अपने को पता है कि रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज लाइफ टाइम है, तो उसके बाद में वो सेल खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब सभी सेल खत्म होंगी, तो उनको रिप्लेस करे, उनका काम आगे कौन करेगा? उनका काम आगे करने के लिए नई सेल बनानी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट, अपनों ने देख लिया ताकि जो सेल ओल्ड हो चुकी हैं उनको वो रिप्लेस कर सके। असेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादातर जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल। देन इसके बाद में ये आता है कि जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए, कि जेनेटिकली जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जनरेशन जो है जेनेटिक मटेरियल है वो आगे से आगे ट्रांसफर होता जाता है पेरेंट्स से उनके डॉटर सेल्स, या फिर उनके जो सेल्स हैं आगे जो बन रही हैं डॉटर सेल्स उनके अंदर। नेक्स्ट अपने देख सकते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस प्रोसेस जो होता है ना, बेसिकली ये जो है लार्जेस्ट फेज होता है सेल का, जैसे कि अपनों ने पहले बात भी की थी कि 90% जो प्रोसेस है ना वो सारी इंटरफेज में ही आ जाती है। सेल को खुद को प्रिपेयर करने में, उसके डीएनए को रेप्लिकेट करने में, ताकि वो आगे जब डिवाइड हो तो कोई दिक्कत ना हो, उसकी तरह वो सारी प्रोसेस का काम इंटरफेज में ही होता है। तो इंटरफेज इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इट इज प्रिपरेटरी फेज, इस टाइम पे प्रिपरेशन होती है, ठीक है, इन विच द सेल ग्रो एंड गेट रेडी फॉर डिवीजन, जिसके बारे में अपने बात की। इंटरफेज इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स इंक्लूड हैं, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज, ये कोई रेस्टिंग फेज नहीं है। जैसे कि अगर अपने देखें तो एक G0 फेज आता है या G0 फेज होता है, उसके अंदर वो रेस्टिंग में चली जाती है सेल। जब उसको लगता है कि अभी वो डिवीजन के लिए रेडी नहीं है, तब वो सेल इंटरफेस के थ्रू, एक पार्ट आता है G0, उसके अंदर वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है। ये इसके अंदर नहीं आता, इधर सेल रेडी हो रही है आगे
डिवीजन के लिए। ये मेटाबोलिकली एक्टिव भी होती है, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, ये अपने आप को रेडी कर रही होती है, राइट। अब अपने पास में आता है जीवन फेज। जीवन फेज जो होता है ना, इस फेज में जो सेल है शो एक्टिव ग्रोथ, इसके अंदर प्रॉपर सेल ग्रो करती है, उसके सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एकदम परफेक्ट साइज लेते हैं, इंक्रीज सेल साइज अक्कर होता है, सिंथेसिस होता है आरएनए का, प्रोटीन बनता है, सब बनता है, ठीक है। इसके अलावा सेल प्रिपेयर करती है डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए। अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो प्रिपेयर हो रहा है ताकि अगली फेज में उसका रेप्लिकेशन हो पाए, ठीक है। इसके अलावा दिस फेज इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शनिंग, इसमें सेल के फंक्शन के लिए, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, ताकि सेल के जो नॉर्मल फंक्शन हो पाए उसके लिए सेल को प्रिपेयर करते हैं कि आगे डिवीजन होगा तब कोई दिक्कत ना आए, तो सेल प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन कर रही हो, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है एस फेज। एस फेज वो होता है जिसके अंदर जो रेप्लिकेशन है वो occur होता है। रेप्लिकेशन का मतलब अपने बोल सकते हैं उसकी एक रेप्लिका बन रही है, कॉपी बन रही है जो डीएनए पहले से प्रेजेंट है, ताकि जब वो डिवाइड हो तो दोनों के पास में इक्वल अमाउंट में, ईच क्रोमोसोम के पास में अपना अपना डीएनए हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो वो डिप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम्स का टू डॉटर सेल के लिए, ताकि वो आगे टू डॉटर क्रोमेटिन सिस्टर बना पाए। तो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट टू फॉर्म डॉटर टू सिस्टर क्रोमेटिन, वो दो सिस्टर क्रोमेटिन बनाता है ताकि आगे जब वो डॉटर सेल्स बनाए तब उनके अंदर वो इक्वली डिवाइड हो पाए। अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल डबल, वो खुद से डबल हो जाता है, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, मतलब डीएनए जो है वो डबल होता है, जो क्रोमोसोम है वो सेम रहता है, राइट। इसके अलावा आता है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है वो आगे अपने देखेंगे, राइट, पर इतना याद रखना कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। फेज वो फेज है जिसके बाद में जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाती है पूरी तरह डिवीजन के लिए, और अगली फेज में डिवीजन होता है। तो सेल कंटिन्यू ग्रो करती है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, अपने को पता है कि रेप्लिकेशन हो चुका है प्रॉपरली डीएनए का। अब आरएनए रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस अक्कर, क्योंकि माइटोसिस होगा तो उसमें आरएनए भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेल प्रिपेयर फॉर माइटोटिक डिवीजन, जैसे अपने बात की, फॉर्मेशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इनके क्या काम है वो अपने को अभी जो माइटोटिक फेज आएगी उसमें अपने पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया इंटरफेज। इसके बाद में दूसरी फेज जो होगी वो होगी एम फेज, ओके। माइटोटिक फेज वो फेज है जिसके अंदर मेन जो डिवीजन होना है, न्यूक्लियर डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होना है वो इसी फेज में होगा। इससे पहले तक सेल जो है खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। तो एम फेज इज द फेज विच द सेल डिवीजन इनटू और सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। इट इंक्लूड माइटोसिस एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियस है या फिर जो डीएनए है वो डिवाइड होता है। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल है प्रॉपरली विद ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं। माइटोसिस अक्कर इन 4 स्टेज। अब इसके भी सब टाइप्स हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जो फेज 2 फेजेस हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रोफेज। ये प्रोसेस जो होती है, ये इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन जो है ना वो कंडेंस हो जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिन जो होते हैं ना वो कंडेंस हो जाते हैं, एक साथ मिलने लग जाते हैं एंड फॉर्म कर देते हैं क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम्स जो है ना वो बड़ा पार्ट है, क्रोमेटिन उसका छोटा पार्ट होता है, आपको पता है। तो वो जैसे जैसे पास आते जाते हैं वो मिलते जाते हैं, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट टू सिस्टर क्रोमेटिन। वो दो सिस्टर क्रोमेटिन से मिलकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। देन क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो हटने लग जाती है, उसके बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी हटने लग जाती है, और स्पिंडल फाइबर जो है बनना शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का यूज़ अपने मेटाफेज में देखते हैं मेनली, ठीक है। तो इस टाइम तक सारे के सारे जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर के क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर क्या आता है, दो सिस्टर क्रोमेटिन आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, न्यूक्लियोनर डिसअपेयर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बन जाता है। स्पिंडल फाइबर का क्या यूज है वो अपने मेटाफेज में देखते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ना जितने भी, वो सारे इक्वेटर पे, मतलब सेल के जो मेन
सेंटर वाली पार्ट है इक्वेटर पे, वहां पे आके अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं जिसको, वो सारे एक प्लेट की तरह एक फॉर्म बन जाती है वहां पर। और फिर जो वो स्पिंडल फाइबर जो प्रोफेज में बने थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं ऊपर, जो बिल्कुल अपने बोल सकते हैं पोल होते हैं दोनों सेल के, वहां पर जाकर के स्पिंडल फाइबर से वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमर से। मतलब कि मेन जो इक्वेटर है वहां पे सारे क्रोमोसोम्स हैं, और उसके अंदर अपने ये देख सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच करते हैं क्रोमेटिन को, जो क्रोमेटिन है उसको क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम आर मोस्टली क्लियरली विजिबल। इसी स्टेज में सबसे ज्यादा अच्छे से क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। अगर मतलब जैसे कि अपने कह सकते हैं कि जब साइंटिस्ट देखना चाहते हैं क्रोमोसोम को प्रॉपरली, तो मेटाफेज में सबसे आसानी से देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी, इसके अंदर अपने देख सकते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर अपने देखा जैसे कि कैसे गुच्छा सा बना हुआ है, या फिर जो न्यू क्रोमेटिन है अलग अलग बिखरे हुए हैं यहाँ पे दोनों। यहाँ पे एक क्रोमेटिन दिखा रखा है। प्रोफेज के अंदर देखो कैसे दो अलग अलग अपने को क्रोमोसोम दिख रहे हैं एकदम प्रॉपरली, राइट। ये दो सिस्टर क्रोमेटिन से मिलकर के ये बन गए हैं, और दोनों पोल्स पर अपने को एक एक क्रोमेटिन भी दिख रहा है, सॉरी एक एक सेंट्रोमर भी दिख रहा है। सो अपनों ने प्रोफेज में ये देखा कि जो जो क्रोमेटिन्स जो थे वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लिए, वो भी है उसी के अंदर पड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें इंटरफेस में अपने को साफ साफ दिख रहा है, पर अपने को प्रोफेज के अंदर वो नहीं शो हो रहा है। दोनों पोल पर सेंट्रोमर्स भी प्रेजेंट है। मेटाफेज में अपने प्रॉपरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू से जो डॉट बनी हुई है, या जो डॉट डॉट करके लाइन है, वो स्पिंडल फाइबर है। दोनों पोल्स पर अपने को सेंट्रोमर शो हो रहे हैं, और बीच में इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स जो है वो लाइन से लगे हुए हैं, अरेंज है, ओके। के अलावा अब अपने देखते हैं एनाफेज। एनाफेज जो है थर्ड नंबर फेज आती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो सेंट्रोमर्स हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड होना शुरू होते हैं। मतलब कि ये जो दोनों सेंट्रोमर्स जो हैं वो डिवाइड होकर के पोल्स की तरफ खींचने लगते हैं क्रोमोसोम्स को, तो बीच में से टूटना शुरू होते हैं। दो सिस्टर क्रोमेटिन बनाने के लिए सिस्टर क्रोमेटिन सेपरेट होती है बीच में से एकदम। मतलब कि एक क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे तो बिल्कुल बीच में है, तो दोनों को मतलब दोनों जो सेंट्रोमर है दोनों खींचते हैं ऊपर से पोल से, मतलब उनको अट्रैक्ट करते हैं या उनको ना सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे टूट करके वो जो क्रोमोसोम में हर जो सिस्टर क्रोमेटिन है दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ जाने लगती हैं, एंड ईच क्रोमेटेड बिकम अ इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। फिर आगे जाके अपने देखते हैं कि वो जो डिवाइड होकर के एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बना लेती है, राइट। इसको मैं भी आपको डायग्रामेटिकली भी और अच्छे से समझाऊंगी। इसके अलावा हमारे पास में आता है टीलोफेज। जब वो क्रोमोसोम्स जो है वो पोल पर बिल्कुल अच्छे से रीच हो चुके हैं, वहां पे कंडेंस हो जाते हैं वापस से, मतलब पहले वो कंडेंस हो गए थे वो डीकंडेंस होंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि जब वो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद में कंडेंस थे वो, अब वापस से वो खुलने लग जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, उनकी मेम्ब्रेन वापस बनने लग जाती है, न्यूक्लियोलस वापस से रिपेयर होने लगता है, स्पिंडल फाइबर हटने लग जाते हैं। तो बेसिकली अपने समझ सकते हैं इस टाइम तक वो जो न्यूक्लियसली जो डिवीजन होना था, या फिर अपने कह सकते हैं माइटोटिक फेज जो है वो एंड होने लगती है, और दो डॉटर न्यूक्लियाई तो बन जाती है। अभी तक डॉटर सेल नहीं बनी है, डॉटर न्यूक्लियाई ही बनी है। अभी मैं डायग्रामेटिकली भी आपको ये एक्सप्लेन कर। सो देखो यहाँ पे अपनों ने मेटाफेज तक पढ़ा था कि मेटाफेज पर वो इक्वेटर पे आके लग चुकी है। अब यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये जो है लाइन जा रही है, वहां पे ये सेंट्रोमर्स जो है ना दोनों, वो इसको खींचेंगे, दोनों ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे अपने देख सकते हैं एनाफेज में वो दो अलग अलग जो सिस्टर क्रोमेटेड टूट करके बीच में से पोल्स की तरफ जा रही हैं, और टीलोफेज तक वो बिल्कुल प्रॉपर वो डीकंडेंस हो चुका है, और उसका जो एनवलप भी आ चुकी है, और वो न्यूक्लियसली डिवाइड हो चुके हैं। अभी तक सेल डिवाइड नहीं हुई है, न्यूक्लियसली वो डिवाइड हो चुके हैं, उनका माइटोसिस हो चुका है, राइट। अब इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। मतलब अब तक अपनों ने देखा था कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, अब जो है वो साइटोकाइनेसिस मतलब प्रॉपर सेल डिवाइड होगी। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होते हैं। तो अपना पहला थॉट आता है क्यों क्यों अलग अलग तरीके करने पड़े। तो पहला मेन जो रीजन है वो एक ही है कि सेल वॉल। अपने को पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो बहुत रिजिड होती है।
क्योंकि एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं होते, तो वो मतलब ऊपर से डिवाइड होना शुरू होता है, मतलब वो सेल जो है वो बीच में से नहीं टूटती, ऊपर से टूटना शुरू होती है। धीरे 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 वो सेंटर से आते आते 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे अपने बलून को देखते हैं कि बीच में से प्रेशर डालते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड से बन जाता है ना, उसी तरह। और वहीं पर जो प्लांट सेल है उसके अंदर बीच में ना बनती है, क्योंकि बाहर की तरफ इतनी रिजिड सेल वॉल है, तो वो बीच में एक प्लेटफॉर्म होती है और वो डिवाइड करती है। मैं भी आपको ये डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, पहले अपने ये पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनेसिस अक्कर बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ फेरो क्लीवेज फेरो, मतलब कि जो साइटोकाइनेसिस है वो एक क्लीवेज फरो की फॉर्म में जो है डिवाइड होना शुरू होता है, उसकी फॉर्मेशन से उसका स्टार्ट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पिंचेस इनवर्ड एट द सेंटर, वो नीचे मतलब वो सेंटर से इनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ ना होने लगती है, पिंच होने लगती है, जिससे जो वो फरो है वो डीपनेस होती रहती है उसकी, अंटिल जब तक वो उसको नीचे की तरफ उसको कंडेंस करता रहता है, उसकी तरफ प्रेशर डालता रहता है, तब तक वो 2 सेल में डिवाइड ना हो जाए। राइट, मतलब कि वो बीच में से क्लीवेज फॉर्म करता है और धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ पुश होने लगती है, और वो जब तक उस पर प्रेशर डालता है जब तक वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड ना हो जाए। मैं भी आपको शो करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपने देख सकते हैं एनिमल सेल का डायग्राम, तो वो ऊपर से प्रेशर आना शुरू होता है और वो बीच में इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो एट द एंड डिवाइड हो जाती है। राइट, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिजिड वॉल नहीं होते, वो इजीली डिवाइड हो जाती है प्रेशर के थ्रू। बट वहीं बात करें प्लांट सेल की, तो साइटोकाइनेसिस अक्कर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, इसमें सेल के बिल्कुल बीच में एक प्लेटफॉर्म होती है। द सेल प्लेट डेवलप्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, इट ग्रो आउटवर्ड। अब वो आउटवर्ड जाएगी क्योंकि उसकी बाहर वॉल है, तो वो इनवर्ड नहीं जा सकती, मतलब प्रेशर बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो उसका टूटना बहुत मुश्किल है, तो वो अंदर से प्रेशर डालना शुरू करते हैं, तो वो आउटवर्ड डालते हैं, उसको पुश करते हैं, और वो जो सेल है ना उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, सेल वॉल को। तो क्या होता है उसके बाद में, जब वो सेल वॉल टूट जाती है और सेल वॉल टूटने से वो सेल डिवाइड हो जाती है, उसके बाद में जो है जब न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है, जब 2 सेल डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है, उसके बाद में दोनों की अलग अलग सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। राइट, अपने यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में इजीली अपनों को दिख रहा है कि एक सेल प्लेट फॉर्म हुई है। सेल प्लेट फॉर्म होते ही उसके बाद में उसको अंदर से डिवाइड किया गया और वो टूट जाने के बाद में सेल वॉल अलग अलग सेल वॉल बन चुकी है। राइट, तो मोस्टली अपनों ने जो भी पार्ट था वो रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।